नमस्ते। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्कार मेरे किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी और समस्त भारतवासियों। मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है। मैं हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन की तरफ से हूं, जो कि पूरे भारत वर्ष में 1,11,111 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रहा हूं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें करीबन मैंने 50,000 किलोमीटर की यात्रा मैं कर चुका हूँ। गांव-गांव किसान भाइयों से मिलता हूँ, जैविक खेती के बारे में उनको भी जागरूक करता हूँ और हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी मैं प्रोत्साहन के तौर पे उनको भी बढ़ाता हूँ। आगे जो उनके जैविक उत्पाद है उनको भी हम लोग प्रमोट करते हैं किसान भाइयों को। तो इसी यात्रा के दौरान हमने जो अभी पूरे भारत में यात्रा की है, तो इसमें हम विभिन्न विभिन्न इंस्टीट्यूट को विजिट किया, ICAR इंस्टीट्यूट को, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्रों को। तो इसी चीज पे जो पिछले की हम 4 वर्ष से कर रहे हैं, तो फिर मैंने एक दिन हमने डॉक्टर आर्य राम सर से डिस्कस किया क्यों ना हम जो पूरे भारत में जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग या फिर ऋषिकेश होमा फार्मिंग, इन सब के बारे में हम हमारे जो किसान भाई हैं उनको जागरूक किया जाए और सारी चीजों के बारे में जो किसान एक मतलब डाउट में भी है वो कौन सी खेती करे, तो क्यों ना हम किसान भाइयों को सारी चीज उनके साथ शेयर करें और उनके पास जो चीज भी जो भी इनपुट अवेलेबल है उसके साथ वो अपनी कैसे केमिकल के बिना कैसे खेती करें। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, जो कि प्रत्येक शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच की जाती है। और इसमें हमारे जो स्पीकर होते हैं, जो इसको पूरा मॉडरेट करते हैं, डॉक्टर आर्य राम सर हैं, जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर रामोद राम सर CISH लखनऊ में प्रिंसिपल साइंटिस्ट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और अभी पिछले वर्ष सर वहां से रिटायर ICAR लखनऊ से रिटायर हुए। और सर का जो अनुभव रहा है करीबन 30 से 35 साल का, सर से ज्यादा ही सर का अनुभव रहा है जैविक खेती में और बायोडायनेमिक और नेचुरल फार्मिंग में। और सर ने सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट्स में 15 साल भी अपनी सेवाएं दी हैं, जो सिक्किम को ऑर्गेनिक कन्वर्ट करने हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा टाइम न लेके आज, और सर का जो आज का हमारा टॉपिक है, सर ने जो हम सबके सामने रखना चाहते हैं ऋषि कृषि के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग सब अपने आप को म्यूट रखेंगे और सर को हम सुनेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो भी प्रश्न है ऋषि कृषि से संबंधित या फिर जैविक खेती से संबंधित, हम एक एक करके हैंड रेज करके सर को सुनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर आर्य राम सर इसको कंटिन्यू करें। नमस्ते गुरु जी, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद नीरज जी। पहले मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं कि हम लोगों का जो ये ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग सीरीज है, इसमें पुनः आप लोगों के जुड़ने पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग बात करते हैं बहुत सारी जैविक खेती की विधियों की, जो भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों ने, बहुत लोगों ने इसको प्रमोट किया था, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये जो वेब सीरीज है, इसमें बहुत से फार्मर्स, किसान जुड़े हुए हैं, तो हम इसको ज़्यादा साइंटिफिक न बना के और स्लाइड शेयर न करके सीधे किसानों से बात करते हैं और 10-15 मिनट में उस खेती के बारे में बताते हैं। उसके बाद किसानों का सवाल जवाब होता है, उसको हम लोग इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं उसी के साथ। जैसा आप जानते हैं कि हमने शुरू में बायोडायनेमिक खेती से ये सीरीज शुरू करी थी। बीच में हम लोग प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, होमा जैविक कृषि के बारे में इस पर चर्चा हुई। आज हम बात करेंगे ऋषि कृषि। ऋषि कृषि भी नेचुरल फार्मिंग, बायोडायनेमिक खेती की तरह एक जैविक खेती की पद्धति है, जिसको महाराष्ट्र के मोहन देश पांडे थे, उन्होंने करीब इस ऋषि कृषि पद्धति को दशकों तक राजस्थान और आपके महाराष्ट्र में किसानों के बीच इसको प्रसारित किया। ऋषि कृषि भी, जैसा हमने पहले नेचुरल फार्मिंग में बताया था, कि एक मासानोबु फुकुओका जो किसान थे जापान के, वो अक्सर महाराष्ट्र में आचार्य विनोबा जी के आश्रम में आते थे। वहाँ पे कई दिनों तक वो विश्राम करते थे, वहीं पे इस जैविक खेती की विधियों की चर्चा होती थी। ये ऋषि कृषि भी श्री मासानोबु फुकुओका से संबंधित है और इसका जो अर्थ है
ऋषियों की कृषि, ऋषियों की कृषि को ऋषि कृषि कहते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मदद से मिट्टी को हमेशा जीवित रखना। इस खेती का मतलब यही है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जैसा उस दिन प्रोफेसर आर के पाठक भी बता रहे थे कॉस्मिक फार्मिंग के बारे में, उसी तरह इसमें भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से की मदद से हम मिट्टी को जीवित रखने की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी जैविक पद्धति में सबसे पहला मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। उसी तरह इसमें भी है, क्योंकि अगर मिट्टी आपकी स्वस्थ नहीं है तो पौधों का विकास अच्छा नहीं होगा। एक कृषि पराशर में एक श्लोक है, कृषिर धन्या कृषिर मर्धा जंतु नाम जीवनम कृषि हिंसादिदेव मुच्यते तिथि पूजना। इसका मतलब यह है कि किसान का जीवन उस मिट्टी में रहने वाले जीवों पर निर्भर है जिस पर वो खेती करता है। अब खेती के दौरान इनमें से कुछ अगर जीव मर जाते हैं, क्योंकि उसका धर्म जो है दुनिया के भरण पोषण के लिए है, अतः जो जीव मर जाते हैं उनके पापों से किसान मुक्त हो जाता है। एक कृषि पराशर में लिखा हुआ है। और जो ऋषि कृषि का 3-4 उद्देश्य है, पॉइंट है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि पौधों की अपनी भाषा होती है जिसका उपयोग वे मिट्टी में जीवित जीवों के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। प्रत्येक वृक्ष को आहार, यहाँ तक कि एक ही प्रजाति का भी अन्य पौधों से भिन्न होता है। अगर आप खेत में देखें, आप 10 पेड़ लगाए हुए हैं, 10 वृक्ष लगाए हुए हैं, 10 वृक्षों का विकास अलग अलग होता है, भले ही एक ही प्रजाति के हों। वो निर्भर करता है कि वहाँ की जो मिट्टी है, मृदा का स्वास्थ्य कैसा है, सॉइल का हेल्थ कैसा है। पौधों को भोजन के रूप में जैविक या अकार्बनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत पहले की बात है, लेकिन चूंकि इस समय बहुत सारी जो हमारी जमीन है खेती वाली, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो गया है। तो ये उद्देश्य आज की अवस्था में सही नहीं बैठता है। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही पौधों के विकास का एकमात्र स्रोत है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मतलब है, आप देखिए कि जो अगर सूरज का प्रकाश ना हो, पौधों का विकास आप देखते हैं कि अगर छाए में पौधा है तो उसका अच्छा विकास नहीं होता है। खराब जल निकासी नमक संचय का परिणाम है। ज्यादातर हम लोग शुरू में जब किसी की पुस्तकें पढ़ते थे तो वहाँ जल निकास की बात अवश्य होती थी, क्योंकि अगर जल निकास जिस जमीन का खराब होता है वहां की जमीन ऊसर होती है और बहुत सारी समस्याएं आती। बाजार से केचुआ, बायो फर्टिलाइजर इत्यादि नहीं खरीदना है। ये पूरी ऋषि कृषि पे ही आधारित ये ऋषि कृषि पद्धति है। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उसके विभिन्न रूपों में प्राकृतिक तरीके से उपयोग करने, एक ही मौसम में अधिक उत्पादन का स्रोत होता है। ये सब उद्देश्य हैं जिसको श्री मोहन देश पांडे ने किसानों को बीच पहुंचाया। सबसे पहले ऋषि कृषि में कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे की मिट्टी उर्वर होती है और बहुत सारे उसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जैसे बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में बहुत सारे लाभदायक जीवाणु, और वहाँ की जो मिट्टी होती है काफी उर्वरा शक्ति होती है उसमें। तो ऋषि कृषि में पहले तो ये कहा गया है कि 15 किलो बरगद की पेड़ की नीचे की मिट्टी खेत की तैयारी के समय उस समय खेत में मिला देना चाहिए। हमने भी देखा है कि 4-5 वृक्षों जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, आम है, इनके
नीचे की मिट्टी को हमने जब इसका माइक्रोबियल विश्लेषण किया तो देखा हमने बरगद की पेड़ के नीचे की मिट्टी में बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीव पाए गए। इसको, ये जो मिट्टी है बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इसको कहते हैं अंगारा। महाराष्ट्र में, मराठी में अंगारा कहते हैं। और एक श्लोक और है कि कांड बीजानाम छेद लेपो मधुदितेन कंदानाम अस्त बीजानाम सकदालभ। ये भी आर्य चाणक्य अर्थशास्त्र से लिया गया है। कहते हैं कि जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है, हमने देखा इसमें राइजोबियम पाया जाता है, यूटोबैक्टर पाया जाता है, जोस्पारियम पाया जाता है। तो अगर इस मिट्टी से बीज उपचारित करें तो बीज का जमाव अच्छा होता है। तो अंगारा को ऋषि कृषि में 15 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी खेत की तैयारी के समय मिला दिया जाता है तथा संभव हो सके तो उसी मिट्टी से बीज शोधन या पौध शोधन करके बुआई या रुपाई की जाए। दूसरा इनपुट है अमृत पानी। जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य, ये सब ऐसी चीजें हैं जो जिसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। उसी तरह ऋषि कृषि में अमृत पानी है। इसमें 10 किलोग्राम गाय का ताजा गोबर लेते हैं और 250 ग्राम उसमें गाय का घी डाल के मिलाते हैं। अच्छी तरह मिला करके एक 500 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम या सीमेंटेड कोई कंटेनर हो उसमें डाल देते हैं। 500 ग्राम मधु, हनी जिसको कहते हैं, उसको डाल करके 150 लीटर पानी मिला देते हैं। इस ड्रम को का मुंह जो है कपड़े से बांध कर रखा जाता है और सुबह शाम इसको चलाया जाता है। सुबह शाम 1 मिनट 2 मिनट के लिए इसको चलाते हैं और करीब 7 से 8 दिन में तैयार हो जाता है। तो इसका 20 लीटर 100 लीटर पानी में मिला करके जिससे पौध शोधन, बीज शोधन, अगर आप किसी फसल में सिंचाई दे रहे हैं तो साथ में सिंचाई के साथ इसको अमृत पानी को डाल सकते हैं या पौधों पे इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि अमृत पानी में उसी तरह के लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं जो पंचगव्य और जीवामृत में पाए जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इसमें जो कुछ लाभदायक जीवाणु ऐसे हमने अमृत पानी में देखा है जो और प्रिपरेशन में नहीं पाए गए हैं। सावधानी ये बरतनी चाहिए, इसमें कुछ सावधानियां हैं जिसको बीज की ऊपरी कवच जो होती है, जैसे मूंगफली है, मूंग है, सनई है, सोयाबीन है, जिसकी जितनी पतली हो, जैसे मिर्च है, टमाटर है या मूंगफली है, सोयाबीन है, तो दोनों का जो बीज उपचार है अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग मतलब जैसे आप आधा घंटा सोयाबीन का बीज अमृत पानी में भिगोते हैं तो वहीं टमाटर का या मिर्च का बीज 10 मिनट के लिए भिगाया जाता है। अदरवाइज आप उसको अलग नहीं कर सकते, ज्यादा वो सॉफ्ट हो जाएगा। रोपाई की जाने वाली जैसे फसलें हैं जिनकी पौध हम रोपाई करते हैं, उनको इसके सोल्यूशन जो अमृत पानी का सोल्यूशन है 20% सोल्यूशन है, इसको हम डुबो करके या कटा हुआ आलू है, इसको जब बुआई करते हैं तो अमृत पानी में डाल दीजिए 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद निकाल करके इसको सुखा लेते हैं। लेकिन पौध जो है डायरेक्ट इसमें शोधित करके सीधे रोपाई कर सकते हैं। अब इसमें ऋषि कृषि में 2 चीजें हैं। एक भूमि संस्कार है। भूमि संस्कार के लिए अंगारा का प्रयोग करते हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी है, और जल संस्कार उसको कहते हैं जिसमें अमृत पानी जल के साथ दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें ऋषि कृषि में मल्चिंग या कुछ ऐसे इंटरक्रॉप हैं, अंतर फसलें हैं जिसको लगाया जाता है साथ में
मेन मुख्य फसल के साथ, जिससे खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। तो ऋषि कृषि बहुत दिन तक पूरे देश में ज्यादा नहीं फैल पाई, क्योंकि 2017 में श्री मोहन देश पांडे जी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद इसको प्रचलित नहीं किया गया। लेकिन इंटरनेट में जब आप टाइप करेंगे, इंटरनेट में अगर गूगल में टाइप करिए ऋषि कृषि, उसमें 1-2 किताबें हैं इनकी, इंग्लिश में और मराठी में, उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो जैसा देखा हमने कि ये जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक कृषि है, ऋषि कृषि, इसमें खाद का प्रयोग नहीं बताया गया। अतः इसमें आज की अवस्था ऐसी है, बिना कंपोस्ट के प्रयोग से उत्पादन, आप सही उत्पादन नहीं ले सकते। अतः हम इसमें एक संशोधन करना चाहते हैं कि जैसे हरी खाद है या कंपोस्ट है, उसका प्रयोग करके जब तक हम लोग मृदा का, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन नहीं सही करेंगे, तब तक ये जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य अच्छा नहीं काम करेगा। क्योंकि अमृत पानी में लाभदायक जीवाणु होते हैं, उसी तरह जो अंगारा बताया गया है, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, इसमें भी वही लाभदायक जीवाणु होते हैं। तो लाभदायक जीवाणु जो बायो फर्टिलाइजर है या ये नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि, कृषि कृषि में जो प्रिपरेशन बनाए जाते हैं, इसमें जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, अगर आप बिना कंपोस्ट के इसका प्रयोग करेंगे या कम ऑर्गेनिक कार्बन वाली मिट्टी में प्रयोग करेंगे, तो इनका उतना लाभ आप नहीं ले पाएंगे। अतः इसमें संशोधन के स्थान के तौर पे कंपोस्ट का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, ट्रैप क्रॉपिंग, जो भी संभव हो सके इसमें करना पड़ेगा। अन्यथा ये जब ऋषि कृषि का जब प्रचलन हुआ था, आज के 25 साल पहले हुआ था, तो 25 साल बाद भूमि की वही अवस्था नहीं है। अतः आज के परिवेश में यदि आप इसमें ऑर्गेनिक कार्बन वृद्धि हेतु कुछ कार्रवाई या एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो आपका उत्पादन कम हो सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना ये आज का ऋषि कृषि का जो लेक्चर था, मैं यहीं समाप्त करता हूं। और साथ में आप लोगों से अनुग्रह करता हूं कि अगर इससे संबंधित कोई आपका अगर कोई सवाल है, प्रश्न है, तो उसका हम लोग जवाब देंगे। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरे राम सर। आपने बहुत अच्छे से जो एक पद्धति हमारे, मतलब हम जो यंग जनरेशन है, हमें नहीं, इसके बारे में हम तक नहीं पहुंच पाई थी, तो आपने इस चीज के बारे में हमें बताया, अवगत कराया। तो हमारे जो किसान भाई हैं, आपसे ये जो आपने नॉलेज शेयर किया, इसको जरूर अपने खेती में यूज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका अगर कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज करें, ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो जो डॉक्टर हरे राम सर से आप पूछना चाहते हैं, एक एक करके हम अनम्यूट करेंगे। अगर जिन जिनके प्रश्न है वो कृपया करके, या एकादशी नंदी जी पूछिए सर। गुड मॉर्निंग। अब जो होता है कि बाहर से कोई कंपोस्ट नहीं देने से काम नहीं चलेगा, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि ऋषि कृषि जो बोलते हैं कि प्राकृतिक कृषि, इसमें हम जब जीवामृत प्रयोग करते हैं और साथ में जो क्रॉप हम ले आए, क्रॉप का जो रेसिड्यू रह गया, इससे भी मल्चिंग कर लेते हैं, और इसके जड़ वगैरह मिट्टी के अंदर रह गया, ये तो सब सड़ के कंपोस्ट तो हो ही जाएगा। हमारे जो रह गए जीवाणु वगैरह, तो फिर बाहर से हमें क्यों सप्लाई करना पड़ेगा? ये कुछ तो हजम नहीं होता है। नहीं, इसमें जो गो आधारित जैविक कृषि की पद्धतियां हैं, जैसे बायोडायनेमिक है, पंचगव्य है, नैतिको कृषि है, ऋषि कृषि है, परमा जैविक कृषि है, प्राकृतिक कृषि है, होमा जैविक कृषि है, इसमें बाहर से कुछ नहीं लाते। इसमें जो आप अपने खेत पे बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, बहुत सारे जीवामृत, अमृत पानी, बायो जैव नियामक जिसको हम कहते हैं वो बना सकते हैं, बहुत सारे कीटनाशक बना सकते हैं। वहीं आपके जो
फार्म पे बहुत सारे पौधे हैं जिसमें कीटनाशक प्रवृत्ति होती है। दूसरा, इसमें जोर दिया गया है कि साथ में एक ही फसल के साथ कई फसलें लगाए। जैसे दलहनी फसल लगाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। मल्चिंग के लिए बहुत सारी उड़द, मूंग ऐसी फसलें हैं, उसको लगाएं। बाहर से लाने की कहीं कोई बात नहीं होती है, लेकिन वहीं पे जो आप बहुत सारी चीजें हैं वो बना करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में मेन उद्देश्य यही रहना चाहिए, आपके मृदा का स्वास्थ्य बढ़ना है, क्योंकि वो तो सही बात है। और कोई सवाल? विजेंद्र सिसोदिया जी। जी सर। जी पूछिए। सर एक क्वेश्चन था सर, यदि ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी की जाए तो सर लाइफ टाइम तक उत्पादन कम ही होता क्या इसमें, ऑर्गेनिक में? सर मैं हार्टिकल्चर का आदमी हूँ, उत्पादन कहीं से कम नहीं होता। गेहूं, धान, गन्ना में क्योंकि उनकी पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बहुत सारी फसलें हम उगाते हैं, साल में 3-4 फसलें उगाते हैं, लेकिन बागवानी फसलों में एक वृक्ष 50 वर्षों तक एक जगह रहता है। अगर उसके थाले में हम बराबर अगर 20 किलो 25 किलो खाद दे रहे हैं, जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य का प्रयोग कर रहे हैं, कीड़े एवं व्याधियों के प्रबंधन हेतु बहुत सारा इंतजाम कर रहे हैं, तो उत्पादन कम नहीं होता। हमने मैंगो में, आम में ही 16 टन पर हेक्टेयर का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त किया है। जी सर। जी पूछे विजेंद्र जी पूछे। जी सर जैसे कि अमरूद में क्या देना चाहिए सर अभी बारिश के टाइम पे? सर इसमें ये पत्ते क्या है, काले पड़ गए सर। देखिए, ऐसा अमरूद में इस समय जब बरसात बंद हो जाए तो उसमें आप, जैसे हमने बताया है, अभी तक ऋषि कृषि, बायोडायनेमिक नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो चुकी है। तो उसमें पहले तो आप कंपोस्ट डालिए। कंपोस्ट डाल करके कंपोस्ट नाली में डालें। अगर 5 साल के ऊपर का पौधा है अमरूद का तो वृक्ष से, तने से करीब 60 सेंटीमीटर की दूरी पे नाली बना करके डालें। थाले में मल्चिंग कर दें, मोटी घास की मल्चिंग कर दें सूखी हुई। उसके बाद जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य जो भी बना है उसको डाल दीजिए। अगर अमरूद में एक ट्रंक बोरर लगता है, आप देखिए अमरूद के तने में यदि कीड़े का जाला है तो उसको साफ कर लें। साफ करके जहां से डालियां निकलती हैं, अगर जाला निकल रहा है तो उसमें नीम का तेल प्रयोग करें। इससे क्या है कि वो जो इंडरबेला एक इंसेक्ट होता है जो अमरूद में वो जगह जगह पे छेद करता है, अंदर उसके खाता है, उसका मैनेजमेंट करें। ठीक सर, थैंक यू सर। मोहनी परमार जी। मोहनी परमार जी। ब्रिजेश त्यागी जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये आम की फसल में उसके कीट नियंत्रण के लिए कैसे करेंगे कृषि में, क्या करें? अब जैसे बायोडायनेमिक में हमने बताया, नीम की पत्ती, गोमूत्र, गोबर और 150 लीटर पानी के साथ इसको सड़ाया जाता है। वैसे इसमें बताया नेचुरल फार्मिंग नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये सब चीजें नीम के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। फंजीसाइड के लिए ऐसा कोई प्राकृतिक खेती में नहीं बताया गया है, लेकिन अपनी तरफ से मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे बेल है, बांस है, झाऊ है, इनकी पत्तियों से अगर आप बनाते हैं, जैसे कीटनाशक बनाते हैं, तो ये फफूंदनाशक का भी काम करता है। नहीं तो चूना और तूतिया, ये प्राकृतिक मिनरल हैं, ये किसी तरह का केमिकल इसमें नहीं पाया जाता है। और एक आप नाम सुने होंगे, बोर्डेक्स मिक्सचर जी, उसका प्रयोग 1 से 2% करें। नहीं सर, ये बोर्डेक्स मिक्सचर का जो है वो 2-2-50 है, 4-4-50, 5-5 50 है। और ये पौंड में और गैलन में है। पौंड में है, गैलन में है, लेकिन इसको आप वही 2-2-50 मतलब 2 किलो चूना, 2 किलो नीला तूतिया
50 लीटर पानी, इसको 50 गैलन है सर ये? नहीं, आप 50 लीटर करिए। वो गैलन वो यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री का है। उसे अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 118 के आसपास लीटर बैठेगा ये। उसका देखिए, अब इंडिया में जो इसका नाम एक चौबटिया एक जगह है उत्तराखंड में जी, वहाँ चौबटिया पेस्ट बनाया गया सेम इसी से जो नीला तूतिया है। तो एक 20 कर लीजिए, 1 किलो चूना, जी, 1 किलो प्रोडक्ट वो आपका तूतिया और 50 लीटर पानी। इसका 1 से 2% ही छिड़काव करिएगा। और इसको मिलाने का जो बोर्डेक्स मिक्सचर बनाने का तरीका है जी, कि नीला तूतिया अलग बर्तन में घोलिए, रात में डाल दीजिए, चूना अलग बर्तन में। जब ये दोनों पात्र एक पानी में जब मिलाते हैं तो एक साथ उसको डालिए, एक आदमी किसी लकड़ी से हिलाता रहे, तब ये जाके अच्छा बनता है। इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, जब आपका इसका पीएच 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। लिटमस पेपर आता है 10-20 रुपए का आता है, उससे आप जी हाँ, उससे आप इसका पीएच मेंटेन करिए। अगर पीएच ज्यादा है तो थोड़ा चूना की मात्रा बढ़ा दीजिए। उसके बाद इसको रखे रहिए। इसकी लाइफ 1 साल होती है, 1-2 साल होती है। आप ये खराब नहीं होता है, तो इसको जब भी चाहें इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा फफूंदनाशक एक लाइम सल्फर आता है, ये भी प्राकृतिक है, लाइम सल्फर करके आता है, और इसका 2% आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी मिला के स्प्रे करिए। बायोडायनामिक खेती में BD5 501 होता है, उसका 1 ग्राम 13 से 14 लीटर पानी मिलाकर उसको मॉर्निंग में स्प्रे किया जाता है। और जैसा मैंने बताया, अगर ये सब चीजें बाहर से नहीं लानी है तो बेल की पत्ती में, बांस की पत्ती में आपका झाऊ जो होता है जिसको कैजुरिना बोलते हैं, इनकी पत्तियों से अगर बायोपेस्टिसाइड बनाएंगे तो ये भी फफूंदनाशक का काम करता है। ये PD5 कहाँ मिलेगा इधर? BD501 आप चूंकि यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, तो हमारा नंबर होगा, मैं आपको लिटरेचर भेज दूंगा, उससे कर लीजिए। ब्रजेश जी, मैं आपको भेज दूंगा, आप इस पे कमेंट में मैसेज आप उसको कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है ब्रजेश सर, थैंक यू। अगर डिटेल में वार्ता करनी है तो अलग से बात करिए। उसमें क्वांटिटी बल्क में लगती है ना सर। अब मेरे पास 12 एकड़ का ये है जिसमें लीची, आम और नाशपाती हैं, अमरूद भी हैं। तो हमारे तो 10 टैंकर लगते हैं 2000 लीटर वाले, तो क्वांटिटी हो जाती है। अब जीवामृत मैं यूज करता हूँ तो एक बार में 10,000 लीटर मैंने फर्स्ट स्टॉक में बनाया था। नेक्स्ट टाइम 15,000 लीटर बनाया, जो कि बनाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन उसके लिए मैंने टैंक बनाया हुआ है और उसको कवर किया हुआ है सनलाइट से और रेन वाटर से। तो वो तो बनाने, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है पेस्टिसाइड्स की। और जब वो क्रॉप में आता है तो उस टाइम पे हम हेल्पलेस हो जाते हैं, या तो फिर इसके लिए मेरा सजेशन यही है कि नीम का तेल यूज करिए। नीम का तेल आप अपने फार्म के चारों तरफ नीम के पौधे लगाएं, और क्योंकि बाहर से नीम का तेल खरीदेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। 2-3-4 साल में आपके पास करीब 40-50 नीम के पेड़ हो जाएं, उससे नीम का वो बीज निकालिए, पाउडर बनाइए और गोमूत्र के साथ इसको प्रयोग करिए। आज जरूरत आज तैयार हो जाएगा, क्योंकि बायोपेस्टिसाइड जैविक कीटनाशक तैयार करने में 7-8 दिन लगता है, लेकिन नीम का तेल जो है ये तुरंत आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर गोमूत्र है तो बहुत अच्छा ये प्रभाव करता है। नहीं, गोमूत्र तो है ना हमारे पास, गौशाला चलाते हैं, छोटी सी गौशाला है हमारे पास, 30 गाय हैं और इंडियन ब्रीड वाली ही है, नंदी भी है, तो वो तो हमारे पास है। काउडन भी है सफिशिएंट मात्रा में, और वो भी है, क्योंकि इसको इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है को इकट्ठा करना। नहीं, वो उसका सिस्टम है, वो आप मैं जानता हूँ, मैंने बहुत डेयरी में किया है, मैनुअली कलेक्ट कर सकते हैं जी। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। टैंक बनाया हुआ है, उसमें जो जाता है इसमें लोगे, उसको फिल्टर करके दूसरे ड्रम में रखते हैं छाए में। मैनुअल काउ यूरिन कलेक्शन बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाइए कि रात में गाय बैठे और जो भी गोमूत्र आए वो एक बाकी चला जाए वहाँ।
नहीं, वो बनाया हुआ है सर, उसका टैंक बनाया हुआ है उसमें, तो फ्लो उसमें चला जाता है। ये वर्टिसीरियम और मेटेराइजम का क्या सीन रहता है सर इसमें? ये इस मिलीबाग और मैंगो हापर के लिए जो भी इंसेक्ट है उनके लिए प्रयोग होता है जी। लेकिन आप कोई एक इंसेक्ट की बात बताइए तो अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। जो इसमें होते हैं, भाई हॉपर आता है, इसमें टुंडी होती है, तो ये थ्रिप्स होता है, ये 3 मेन आती हैं। और फंजीसाइड तो मॉल के समय आता ही आता है, फर्स्ट तो आपने प्रोडक्ट बता दिया उसके लिए। मैंगो हापर के लिए ये नीम ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है। और कुछ ऐसी इंटरकल्चरल ऑपरेशन है, जैसे मिलीबाग है, दिसंबर में आता है, तो नवंबर में अगर पेड़ों के थालों की गुड़ाई कर दें तो उसके अंडे बच्चे फूट जाते हैं। फिर पॉलीथीन बैंडिंग करते हैं जिससे कीड़ा ऊपर चढ़ नहीं पाता। बहुत सारी चीजें हैं इसको। अभी बारिश हट जाएगा, उसके बाद में उसकी गुड़ाई करा देते हैं। घास का एक तिनका नहीं मिलेगा मेरे पूरे ऑर्चिड में, पार्टिकुलर एक और बरसात के बाद उसकी निराई गुड़ाई करिए। ये सितंबर में हो जाएगा, और जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम भी जुताई करा देते हैं, तो वो पानी पीता है। ऐसा कोई कीड़ा है जो नीचे से ऊपर चढ़ता है, जमीन से पेड़ पे चढ़ता है? ये तो मिलीबग ही चढ़ता है जमीन से। उसके लिए पॉलीथीन बैंडिंग करिए। उसके लिए बैंडिंग करके नीचे ऊपर ग्रीस लगा दीजिए, कीड़ा पेड़ पे चढ़ नहीं पाएगा। नहीं, वो तो कंट्रोल्ड है, लेकिन जो हॉपर ये जो आता है उस टाइम पे हेल्पलेस हो जाते हैं। आपको जैसे आप केमिकल फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, हमने देखा है कि यहाँ हमारे मलियाबाद में इवन केमिकल फार्मिंग से भी लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। सर मैं अभी लखनऊ मैंगो फेस्टिवल में गया था, उसमें हम 2 किसान थे यहाँ से, मेरठ से, बुलंदशहर से, तो हमें उसमें दशहरी में फर्स्ट सेकंड प्राइज मिला है। और मलियाबाद में विजिट भी करके आया 30 साल बाद, 93 में गया था आपको देने कभी। सर वहाँ पे हालत हमसे ज्यादा खराब है। वही है जो केमिकल फार्मिंग बता रहा हूँ, वर्स्ट कंडीशन में है सर। वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, हमारे ही कंसल्टेंसी में करते हैं किसान, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। केमिकल फार्मिंग करने वाले बहुत परेशान हैं। तो मैंगो हापर के लिए नीम ऑयल का 3 से 4 स्प्रे करिए, आपको 100% कंट्रोल मिलेगा। ये नीम ऑयल कितने % का स्प्रे करना है? पहले तो 2% करिए, फिर 3%, फिर 5%। 2, 3, 5। ये जेन्युइन कहाँ से मिल सकता है सर? अभी नीम के पेड़ लगाएंगे तो भाई, तो मैं कह रहा हूँ अपने फार्म पे आप 2-4 नीम का पेड़, इतना बड़ा फार्म है तो नीम के पेड़ लगाइए, जिससे वो वहीं का आप यूज करिए। क्योंकि आजकल नीम का तेल 400-500 रुपया लीटर बिकता है। जी है, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। तो अब तक आप यूज करिए, लेकिन साथ में ये भी आप व्यवस्था बनाइए कि आपके फार्म पे ही ये सब चीजें उपलब्ध हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, मैंने अभी कमेंट में अपना नंबर लिख दिया। आप अगर मेरे को या फिर हमारे ग्रुप में ऑलरेडी हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मेरे ग्रुप में, मैंने अपना पर्सनल नंबर 8962 वाला लिख दिया, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको और ग्रुपों में भी जोड़ दूं सभी को। थैंक यू। ओके। लक्ष्मण राउत जी। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्ते। हाँ, और सर जो है आंवले की जो फसल है सर, उसके फल क्यों गिर रहे हैं सर? हेलो। देखिए, ऐसा है कि जैसे आंवला है, आम है, शुरू में जब फल लगता है तो 100% पेड़ पे नहीं रहता है। हाँ। आंवले में आम से ज्यादा फल लगते हैं, हजारों लगते हैं, तो वो गिरना प्राकृतिक रूप से सही है, अगर कोई बीमारी कीड़ा नहीं है तो। हाँ सर, वो ऑर्गेनिक ही है मेरा पूरा सिस्टम, मतलब हाँ, तो वो उतना गिरता है, उसके बारे में चिंता मत करिए। हाँ। अगर एक भी नहीं गिरेगा तो आपके पेड़ की डाल टूट जाएगी। हाँ सर, बहुत ज्यादा आ रहा है ना सर, हल्की मात्रा ज्यादा है। आगे बताइए कुछ और। सर क्या है, अभी तो हमारा फल भी तैयार करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, जैसा लहसुन भी होता है, और जैसे बीन्स है, और बैंगन है, टमाटर, यानी ये फसलें ज्यादा रखते हैं हम लोग। कहाँ से लक्ष्मण जी, आप कहाँ से हो? मैं सर ये छिंदवाड़ा मोखेड़ से हूँ सर। ओके, एमपी से, छिंदवाड़ा से।
आप बताइए कीड़ों के लिए क्या करते हैं? बैगन टमाटर में कीट प्रबंधन के लिए क्या करते हैं? कीट प्रबंधन के लिए सर जैसे मैं तो नीम तेल का भी उपयोग करता हूँ, और उसके बाद में जीवा अमृत है, 10 परनी है, ये सब हम बना करके तैयार करते हैं और ऐसा स्प्रे करते हैं। और फंगीसाइड में जैसे अपने को ये जो है उसके लिए भी करते हैं। और दूसरी बात क्या है, मेरे पास कंपोस्ट खाद है, दूसरी बार अपना केंचुए का भी है, और सीपीपी भी बना हूँ, यानी ये जैविक में खुद भी तैयार कर रहा हूँ। ठीक। हाँ, और बायोगैस भी है मेरे पास। आपका और सवाल कोई है? क्वेश्चन जी, एग्रीकल्चर फार्मिंग से कोई पर्सन है उनका एड्रेस हुआ है सर। जीवामृत जो है, जीवामृत को हम किस विशेष प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या है कि हमारे पास जीवामृत हमारे पास उपलब्ध है, तो किन प्रकार की बीमारियों में हम उनका प्रयोग करें? नहीं, जीवामृत, पंचगव्य, अमृत पानी, ये सब भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हैं। अच्छा। इनका जब जमीन में प्रयोग करेंगे जीवामृत का, तभी आपको लाभदायक परिणाम मिलेंगे जी। कीट प्रबंधन के लिए जीवामृत उतना असरकारक नहीं होता है। अच्छा, धन्यवाद। कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले से हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप लोग से निवेदन है कि आप अपना नाम और नंबर कहाँ से हैं कमेंट इसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग आपको आगे की जो भी मीटिंग हो उनकी आपके पास आता रहे। वैसे चैट बॉक्स में आप प्रश्न है किसी का? वीरेंद्र त्रिपाठी जी, वीरेंद्र त्रिपाठी जी पूछिए। वीरेंद्र त्रिपाठी जी। सूरजपाल सिंह सर। नमस्कार सर, सूरजपाल सिंह, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। वो आपने जो अमृत पानी का फॉर्मूला बताया वो थोड़ा नेटवर्क की वजह से मेरे थोड़ा मिस हो गया, तो मैं उसको वापस आप रिपीट कर दे तो। 10 किलो गोबर, 250 ग्राम घी, 500 ग्राम शहद, इसको अच्छी तरह मिला ले। एक 500 लीटर के ड्रम में ये मटेरियल डाल करके 150 लीटर पानी मिला दें। ड्रम का मुंह कपड़े से बांध दें या बोरे से, जो भी है, जूट का बोरा हो। सुबह शाम इसको लकड़ी से चलाना है। 7 दिन बाद तैयार हो जाता है। इसका 20 लीटर को 100 लीटर पानी मिला करके आप जमीन में प्रयोग करें, बीज शोधन करें, पौध शोधन करें। अगले 1 हफ्ते में इसका प्रयोग करके खत्म कर दें, क्योंकि 15 दिन बाद जीवामृत में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो 7 से 14 दिन में अमृत पानी जो बना है उसको खत्म कर दीजिए डाल के। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सरकार। हाँ सर जी, नमस्ते। मैं कलकत्ता से हूँ, वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। सर, कोई वीडीसाइड और हार्बिसाइड ऐसे कोई हो सकता है? बहुत मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आता है। आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखिए ऐसा है, खेत में बहुत सारी वीड, हम लोग वीड बोलते हैं अंग्रेजी में, वो हो रहा है। जो खेती कर रहा है वो बोल रहे हैं कि कोई भी केमिकल मिल जाए कि ये वीड हट जाए यहाँ से। एक तरीका ये है, और दूसरा है कि लेबर देकर उनको निकालना पड़ता है, तो लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो कोई बायो सॉल्यूशन हो सकता है कि पेड़ पौधे को भी कोई हानि नहीं होगा और वीड भी कम होगा, थोड़ा भी कम होगा, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है क्या? आप क्या उगाती हैं, फसलें कौन सी उगाती हैं खेत में? शुगर केन। हम लोग शुगर केन करते हैं बिना इरिगेशन के पुरुलिया में। ठीक है। वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण के लिए एक तो मल्चिंग है, बिछावन जो घास फूस है उसको बिछा दीजिए। जब खरपतवार छोटे होते हैं, हाँ, तो ये सिरका बोलते हैं ना, सिरका जानती है? विनेगर। हाँ, विनीगर पता है। विनेगर का प्रयोग करिए
1 ml 2 ml 1 लीटर पानी में लेकर के अगर उस पे नहीं जाता है तो थोड़ी विनेगर की मात्रा बढ़ा दीजिए। ये उन खरपतवारों को खत्म करता है जो बहुत नए नए जर्मिनेट होते हैं, नए नए निकलते हैं। पुराने खरपतवार को ये नहीं खत्म कर पाता है। दूसरा क्या है कि मल्चिंग करिए। हाँ। मल्चिंग से बहुत खरपतवार नियंत्रण होता है। अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अरे राम सर, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनका दिल्ली में उनका कोयले का कोई एक उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो आज मैं उनके पास अभी जा रहा हूँ शाम को। वो वुड विनेगर बनाते हैं, बैम्बू का और अदर बगास का। तो मैं अभी उनसे कुछ लेके आऊंगा अपने, मतलब कुछ अपने किसान भाइयों को। वहाँ पे हम चेक करेंगे कैसा क्या है। अगर कुछ आता तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। हाँ, वुड विनेगर काम करता है हर्बिसाइड का, लेकिन वो ये कि विनेगर तभी अप्लाई किया जाए जब वीड छोटे होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। जी सर, शुरू में शुरू। हाँ, और नीरज सर, आपसे एक विनती है कि सर जी जैसे बोल रहे हुए वो अमृत पानी का फॉर्मूला ना, थोड़ा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख कर डाल देना तो बहुत अच्छा होगा। मैंने अभी, अगर मैं अपना नंबर बता दे रहा हूँ 8962955685। आप लोग इस पे मैसेज कर दीजिए तो मैं वहां से आपको कनेक्ट कर दूंगा। और या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का चल रहा है, जिसमें 500 प्लस पार्टिसिपेंट है, तो उसमें भी हम लोग शेयर कर देंगे। हाँ सर जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सुनील पाठक जी। सुनील पाठक जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर जी पूछिए। सुभाष पालेकर जी और ऋषि कृषि में क्या, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो क्या आप कैसे कर सके? देखिए, ऋषि कृषि और प्राकृतिक कृषि में अंतर करेंगे तो दोनों जो विधियां हैं जैविक खेती की, एक ही जगह से इनका उत्पत्ति हुआ है। जो आचार्य विनोबा भावे जी का आश्रम था, वहां पे श्री कोका जी आते थे जापान से। अभी प्राकृतिक कृषि में बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं। जैसे ऋषि कृषि में केवल अमृत पानी है, लेकिन वहां पे जीवामृत है, घन जीवामृत है, उसके बाद इंटरक्रॉपिंग है और मल्चिंग है, और बहुत सारे जैविक कीटनाशक जैसे नीमास, ब्रह्मास्त्र, ये सब बनाए जाते हैं। नीमास ब्रह्मास्त्र टाइप के मटेरियल जो है, इनपुट, ये ऋषि कृषि में नहीं है। क्योंकि श्री मोहन देश पांडे जो इसको प्रमोट कर रहे थे वो अब है नहीं, तो वो 17 में नहीं रहे। हाँ, तो इस ऋषि कृषि का जो प्रचार प्रसार था वो आगे रुक गया है। अभी ये नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि में लगातार इसमें कुछ न कुछ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी और मृदा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी। इसका मतलब सर इतना ये ऐसे कहा जाए कि मोहन देशपांडे जी के बाद में उसमें कुछ और एडिशन या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मृत्यु के कारण। हाँ, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। परमजीत सिंह जी। हाँ जी सर। जी पूछिए। मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी जैसे विनेगर की बात चल रही है, सिरके की बात चल रही है, तो जब हम उसको स्प्रे करेंगे स्टार्टिंग फेज में, क्या वो फसल के ऊपर तो नुकसान नहीं करेगा? हेलो, फसल के ऊपर नुकसान करेगा अगर फसल पे जाएगा जी। इसलिए वहां की बात हो रही है, जब बीज, ये खरपतवार का बीज जर्मिनेट होता है या लाइन से फसलें बोई गई हों, उसके बीच में इसका प्रयोग होना चाहिए। अगर फसल पे स्प्रे करेंगे तो उस पे भी असर होगा, उसके ऊपर भी असर होगा। ठीक है। और इसको रिपीट भी, फिर रिपीट कितने टाइम बाद कर सकते हैं अगर फसल वो दोबारा? एक महीने में 3 बार कर सकते हैं। 1 महीने में 3 बार। ठीक सर, है। एक सवाल था सर, मैं सोच रहा हूँ अगला जो लेक्चर है नीरज जी, अगला लेक्चर मैं वुड विनेगर पे दूंगा। ओके।
मैं ऑलरेडी एक संस्था है जो वुड विनेगर को प्रमोट कर रही है। थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में दूंगा, क्योंकि वुड विनेगर नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो अगला लेक्चर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वुड विनेगर के बारे में बताऊंगा। सर एक जानकारी चाहिए थी सर। हाँ बताइए सर। जो पिट कंपोस्ट बनाते हैं हम अपने फार्म में, हेलो, हाँ जी, पिट कंपोस्ट में जो ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं हम जल्दी मतलब सड़ाने के लिए खाद को, तो ट्राइकोडर्मा क्या हमारा ऑर्गेनिक भी होता है? देखिए ऐसा है, आपका एक तो हम क्लियर कर दें, जब कंपोस्ट आप बनाते हैं जी, तो उसमें अगर एक हफ्ते बाद देखिए तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, 70-80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जी जी। अगर उसमें ट्राइकोडर्मा या कोई भी बायो फर्टिलाइजर डाल दीजिए, वो जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा ये बोला गया है, जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है तब उसमें आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। सर मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। अशोक जी, प्राकृतिक कृषि फार्म से किसी की स्क्रीन है वो प्लीज स्क्रीन पोस्ट कर लीजिए, उनकी स्क्रीन शेयर हो रखी है पूरा यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब उनको देख या सुन नहीं पाएंगे। अशोक प्राकृतिक नाम से कृषि फार्म है किसी का, वो प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर लीजिए, नहीं तो एक बार हम यहाँ से एक बार रिमूव कर देते, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ये अशोक प्राकृतिक कृषि फार्म जो है, आप अपनी स्क्रीन को पोस्ट कीजिए। जी सर बोलिए, कंटिन्यू कीजिए आराम से। जी आराम सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था, ट्राइकोडर्मा तो ऑर्गेनिक है, ये एक फंगस है जो जमीन में बहुत सारे जो फंगस होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं उनको मारता है। लेकिन कंपोस्ट में जब कंपोस्ट डालते हैं खेत में, तैयार कंपोस्ट को, उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाइए ना, इससे ट्राइकोडर्मा से कंपोस्ट नहीं बनती है। नहीं, हमारे गुरुदेव थे, वो बोल रहे थे कि जहाँ पे आपका पिट कंपोस्ट है ऊपर से ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर दीजिए तो जल्दी डिके होगा। गुरुदेव जी सही नहीं कह रहे थे। अच्छा अच्छा, आप उसमें कंपोस्ट बनाते हैं, हाथ डालिए तो वो 70-80 डिग्री इवन 90 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है जी, जबकि ट्राइकोडर्मा को बताया गया है कि इसको 30 डिग्री के ऊपर नहीं स्टोर करना है। जितने भी बायो फर्टिलाइजर के जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये 30 के ऊपर काम नहीं करते। जी जी सर, मैंने भी सेम चीज डॉक्टर HB सिंह सर, जो कि ट्राइकोडर्मा मैन के नाम से जाने जाते हैं, ये जो आपके लखनऊ में ही है, उनसे भी जब मैंने ये चीज डिस्कस की थी तो उनसे भी यही पता चला था कि वो एक टेम्परेचर के बाद वो मतलब काम नहीं करते, और ट्राइकोडर्मा सिर्फ एक फंगस है, वो डिकम्पोज करने के उस पर्पज पे यूज नहीं किया जाता कंपोस्टिंग के। जी सर, जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके ओके, विशाल गोयल जी। विशाल गोयल जी। अजय नीरज जी, इसके ट्राइकोडर्मा के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा सर। जी, मुझे लगता है इसको सैलरी में यूज करें तो हम जैसे जो अपना बायोगैस वगैरह बनाते हैं, जब उसकी सैलरी में यूज करें तो काफी इफेक्टिव रहेगा ये। क्या एक बार दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं बता रहा हूँ कि ट्राइकोडर्मा को अगर हम काऊ डंग की सैलरी में यूज करते हैं तो हाँ, ये काफी अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा रहता है, क्योंकि जितने भी बायो फर्टिलाइजर हैं या बायो पेस्टिसाइड हैं, जो माइक्रोब्स हैं, इनको कंपोस्ट के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो इनका जो इफेक्ट होता है बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज थी, वो वीड्स के बारे में कुछ वेस्ट बंगाल से मैडम पूछ रहे थे। हाँ, अगर लाइन में अगर किसी ने क्रॉप लगाई है तो उसमें तो हम छोटा वीडर आराम से चला सकते हैं, तो लेबर का कॉस्ट तो बच जाएगा काफी उसमें। बहुत सारी विधियां हैं उसमें, जैसे शुगर के एक किसान है आपका साउथ कर्नाटका में, वो शुगर केन में जब 1 मीटर का शुगर केन होता है उसके पहले वो 26 क्रॉप हार्वेस्ट कर लेता है। 26 फसलें वो किसान उगाता है, और उसके वीट की समस्या बिल्कुल नहीं है। तो हमने जो कहा है कि जैविक खेती में एक साथ कई फसलें आप लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे शुगर केन के साथ कोई दलहनी फसल ले लिया जा रहा बीच में, लाइन के बीच में, तो निराई गुड़ाई होती रहती है। बहुत सारे आज
कल यंत्र आ गए हैं जिसको लाइन में आप उनसे गुड़ाई कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही। धन्यवाद सर। परमजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, बीच में हैंड रेज किया था दोबारा। जी परमजीत जी पूछिए सर। अनम्यूट कर लीजिए माइक, आपके माइक बंद है जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि गन्ने के बीच में दलहनी फसल की जो है, अगर मैं यहाँ हरियाणा की बात करूं, हमारे यहाँ पे जो है नील गाय की काफी समस्या है, तो उसके अलावा हम कोई ऐसा मेडिसिनल प्लांट हम लगा सकते हैं जिसकी हमें मार्केट भी थोड़ी मिल जाए और हमारा वीट का मैनेजमेंट भी उसमें हो जाए। अब हरियाणा से हैं तो आप जैसे देखिए पिपरमिंट है, या खरीफ रबी सीजन में बहुत सारे मेडिसिनल क्रॉप प्लांट आते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। लखनऊ में एक सीमैप है, सीमैप राष्ट्रीय सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरोमेटिक एंड मेडिसिनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स करके सीमैप, उनके यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, वो बहुत सारी जानकारी देंगे। अगर आप शुगरकेन के साथ मेडिसिनल क्रॉप लगाएंगे तो आपका जो बेनिफिट है, लाभ है, वो डबल हो जाएगा। परमजीत जी आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ के डॉक्टर संजय जी से आपको कनेक्ट करा दूंगा जो एक्सटेंशन का काम करते हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा उनसे। जी जी नीरज जी कुछ नए प्रश्नों के साथ आए हैं जी, पूछिए जी। वो सर्पगंधा जो है उसकी उपयोगिता क्या सच में सर्पों को भगाने के लिए लाभकारी होगा? ऐसा नहीं है, सर्पगंधा सांप भगाने के लिए है, उसकी बहुत सारी औषधियां बनती हैं। आप जब भी मेडिसिनल प्लांट लगाएं ये देख लीजिए उनकी मार्केट है कि नहीं। सर ऐसा है कि हमारे कुछ खेत हैं जिसमें सर्पों का बहुत मतलब रोल है, तो उसमें मैन पावर जो है हमारे लेबर भाग जाते हैं। नहीं, सर्पगंधा उसके लिए नहीं है जी, सांप नहीं भगाएगा वो। नहीं, मैंने कुछ पढ़ा उसके लिए कि सर्पगंधा लगाने से रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे सांप नहीं भाग पाएगा। अच्छा, धन्यवाद सर। लक्ष्मण राव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप हैंड रेज है बहुत देर से। लक्ष्मण राव जी। डॉक्टर प्रमोद कुमार सर। हाँ नीरज जी। जी सर। जो शुगरकेन में वीड मैनेजमेंट की जो बात हो रही थी जी, काफी देर से इस पे चल रहा था, तो उसमें 2 क्रॉप ऐसी हैं जिनको किसान ले सकते हैं जी। एक तो काउपी है जिसको जो वीड स्मूथनिंग का काम करता है, जहाँ पे वीड प्रॉब्लम ज्यादा है और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो वे शुगरकेन की सोइंग के साथ में यदि काउपी लोबिया को बोते हैं तो वहाँ वीड प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक, उसमें भी कर सकते हैं कि अल्टरनेट रो को उसमें डिस्ट्रॉय करते रहें, वो ऑर्गेनिक खाद का भी काम करेगा और एक ऑर्गेनिक मल्चिंग भी डेवलप उससे हो जाएगी। और यदि रेनी सीजन में उनको प्रॉब्लम आती है तो वो हल्दी को भी बीच में ग्रो कर सकते हैं, हल्दी भी वीड को नहीं बनने देती, तो उसके द्वारा उनको बेनिफिट भी मिल सकता है। ठीक है जी, मैंने भी हमने भी लगाई है डॉक्टर साहब, हल्दी हमने भी लगाई है गन्ने के बीच में जी। और आगे यदि बासमती की कोई बात आएगी तो मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके सर। सुरेंद्र भाटी जी, धन्यवाद सर। सुरेंद्र भाटी जी सर अनम्यूट कीजिए, सुरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह भाटी, भोपाल के पास मालीबाया गांव है मेरा जी, वहाँ रहता हूँ। मेरा 35 एकड़ के लगभग जंगल है, उस जंगल में मैं कोई क्रॉप लगाना चाह रहा हूँ, क्या लगा सकता हूँ मैं? जंगल है तो उसमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप ही लगा सकते हैं, जैसे लेमन ग्रास है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ सीमैप है, वहाँ आके जी मुझे इसकी विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी सर? मेडिसिनल क्रॉप के लिए तो आपको यहाँ से सीमैप है, सीमैप के साइंटिस्ट का नंबर मेरे पास, मेरे घर के पीछे है, 1 किलोमीटर पे सीमैप। जी सुरेंद्र जी आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं डॉक्टर संजय जी का नंबर आपको दे देता हूँ, वो एक्सटेंशन देखते हैं वहाँ पे सीमैप इंस्टीट्यूट का पूरा। जी 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 जरूर जरूर, थैंक यू। मैंने मैसेज चैट बॉक्स में लिख दिया, नीरज कुमार से मेरा नंबर है जी 8962। ओके, थैंक यू। ओके, राम आशीष जी। जी सर, हमारे यहाँ पे सर धान की फसल है, तो उसमें सर हल्दी रोग बहुत ज्यादा लगता है। अभी कहाँ से आप, कहाँ से, थोड़ा सा कहाँ से है? जी सर यूपी सिद्धार्थनगर से हूँ, सिद्धार्थनगर जिला से। जी प्रमोद जी बताइए धान के बारे में। जी सर धान की फसल में सर हल्दी रोग बहुत ज्यादा लगता है सर, इसके लिए सर कौन सा रोग है दोबारा बताइए।
हल्दी रोग है सर, जब हमारा ये धान जब फ्लोरिंग स्टेज में आता है तब लगता है। हल्दी हल्दी अंग्रेजी हल्दी रोग क्या हो? डॉक्टर प्रमोद कुमार जी सर ये फॉल्स स्मट की बात कर रहे हैं। फंगस। नीरज जी जी बताइए धान के बारे में राम आशीष जी को। दरअसल ऑर्गेनिक में यदि बात करें हल्दी धान रोग मैनेजमेंट के, आप शुरुआत में करें सीड ट्रीटमेंट के टाइम में करने को बेस्ट है, ठीक है ना। यह सॉइल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपका जो ट्राइकोग्रामा और वो ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का जो एप्लीकेशन हम लोग कराते हैं ना, जी वो ही है। हल्दी घास रोग जब होता है जब हमारी जो सोयल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो, ये रिच सोयल का डिजीज है। जी ऐसा है राम प्रकाश राम आशीष जी। जी सर। राम आशीष जी, आप एक बार करीब 10 दिन के इंटरवल पे अंतराल पे 2 बार उसमें जीवामृत का प्रयोग करिए सिंचाई के पानी के साथ। जी सर। जीवामृत में ये सब पाए जाते हैं नेचुरल तरीके से, इससे आपको जीवामृत बना सकते हैं। जी सर। हाँ तो बनाइए, इसको डालिए। ओके सर, ओके, धन्यवाद। श्रीरूपा जी मैम आप कुछ दोबारा पूछना चाहते हैं क्या? जी बताइए। नहीं सर जी। हाँ, ओके सर जी लेकिन और एक बात है, आप जो बोल रहे थे ना मल्चिंग के लिए काउपी या हल्दी करने के लिए, एक्चुअली सर क्या है हमारे यहाँ पर जो हम गन्ना करते हैं ना वो बिना पानी के, तो इसलिए इंटरक्रॉपिंग हम नहीं करते, क्योंकि जो भी क्रॉप लगाएंगे ना वो तो पानी कम पड़ेगा गन्ना के लिए। मैडम जैसे ऐसा है ना, काउपी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। काउपी बहुत कम पानी में सरवाइव कर रहा है और मॉइस्चर को कंजर्व करता है। ओके ये नहीं पता था। मैम आपके वहाँ वेस्ट बंगाल में जो बरबटी नहीं होती, बरबटी टाइप की वो होती है, काउपी टाइप की। अच्छा वो बरबटी। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। और किसी का कोई प्रश्न? प्रमजीत जी आप पूछना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज है जी, पूछिए प्रमजीत जी। अनम्यूट कीजिए प्रमजीत जी, अनम्यूट कीजिए। जी पूछिए। सर जैसे बाग है, आम के बाग हैं हमारे यहाँ पे, तो उसमें हर साल जो है ना 2-4 पौधे सूख जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? कहाँ से आप? यमुनानगर हरियाणा। इसमें 2 कारण हो सकते हैं जी। आपके बाग में ट्रंक बोरर लगा है क्या? ट्रंक बोरर तो नहीं है जी। नहीं है तो मैंगो विल्ट इसको बोलते हैं। तो जैसा आप शुरू में ज्वाइन किए होंगे, हमने बात करी थी बोर्डेक्स मिक्सचर की, जीवामृत की, तो इसको थाला बना करके वो जो बोर्डेक्स मिक्सचर है आप थाले में डालिए। मैंगो विल्ट आजकल बहुत तेजी से काम कर रहा है, जैसे अमरूद में विल्ट लगता था उसी तरह आम में भी विल्ट सूखने वाली बीमारी आ गई है। जैविक खेती अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे करिए। जो डालें सूख रही हैं उनको काट करके उसके कटे हुए भाग पे बोर्डेक्स मिक्सचर का प्रयोग करिए और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करिए, ये भी रिकमेंडेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और मल्चिंग करके आप जीवामृत, अमृत पानी, पंचगव्य जो भी बन सके उसका प्रयोग करिए। ठीक है सर। और दूसरा जो है बाग में हम इंटरक्रॉपिंग में क्या ले सकते हैं फसल? कितने साल का बाग है आपका? बाग सर पुराने बाग है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है। जैसे इसमें बड़े बाग है। 3 फसल ले सकते हैं। एक है हल्दी, दूसरा अदरक, तीसरा है जमीकंद। 3 फसलें आप ले सकते हैं, इस छाए में हो जाती है। जी। लाइन से उसमें जैसे आलू बोने वाला यंत्र आता है, मेड़ बनाता है, उसमें लगाइए। ठीक है। क्या इसमें हम मूंग या जैसे उड़द को ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में ले सकते हैं? हो जाएगी? हाँ कर सकते हैं। अगर लाइट आ रही है, उसमें जगह है तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके, रामासी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आपका हैंड रेज दोबारा हुआ है। जी सर, जैसे ऑर्गेनिक में सर मेरा आम का जो बगीचा है सर, उसमें मैंगो माल फॉर्मेशन की ज्यादा समस्या है।
जो बीमारी लगती है सर गुच्छा रोग, उसके लिए क्या सर नियंत्रण है, क्या कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं? मैंगो माल फॉर्मेशन का केमिकल जैविक में कोई भी निराकरण नहीं है, केवल उसको आपको काट करके जलाना है। जी सर, जी सर, ओके। डॉक्टर आराम सर, मैंने अभी कुछ पिछले 1 साल पहले जो अपने CISH का जो तेलीबाग वाला फार्म है उसमें विजिट किया था, तो माल फॉर्मेशन की जो उन्होंने देख रहे थे वो बीच में से सेंटर ओपनिंग करके कुछ कर रहे थे इस बार। नहीं, वो तो रेजुविनेशन का है घने बागों के लिए, लेकिन मैंगो माल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें काट करके फेंकना है। ओके सर, ठीक। नीरज जी, मैंगो में ना यदि गेंदे के फूल का कल्टीवेशन ये करे तो उससे पोलिनेशन भी बहुत अच्छा होगा, एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, और जो आपके नोड में गांठें बनती है ना नेमाटोड वाली, वो प्रॉब्लम भी हाँ वो कंट्रोल करते हैं। प्रमोद कुमार जी, हाँ जी, मैंगो में नेमाटोड की प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा, मैंगो का जो पॉलिनेशन होता है हनी भी नहीं करती जी। लक्ष्य बिश्नोई जी, लक्ष्य बिश्नोई जी, आपका हैंड रेज सर। ओके, विजेंद्र जी आपको कोई प्रश्न है क्या? विजेंद्र सिसोदिया जी। जी सर, एक और क्वेश्चन था सर, मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ सर। बगीचा लगाया था तो उसमें क्या है, बीमारी लगी सर अमरूद के पेड़ में, तो आपको फोटो दिखाना चाहूंगा सर, उसका उपाय बताइए। शेयर हो गई आपकी फोटो दिखाइए। जी जी सर। ये स्क्रीन कैसे घूम रही है? सर इन्होंने स्क्रीन शेयर की है, ये बताइए। फोटो दिखाइए। हाँ दिखाइए। फोटो ओपन कीजिए, फोटो ओपन कर लीजिए। हाँ ये दिख रहा है जी। ये सर ये मेरी बाग जो अमरूद के पेड़ में सर, ये 3 महीने पुराना पेड़ है। इंसेक्ट है क्या सर? स्केल इंसेक्ट। नहीं, मेरी बाग है सर, जैसे ये तो 3 महीने पुराना पौधा है सर इसका। अरे जो सफेद सफेद दिख रहा है, जी जी सर, इसको स्केल इंसेक्ट बोलते हैं। वो 10 पर्णियर नीम तेल, नीम का तेल, ये सब जो है गौमूत्र का प्रयोग करिए। जी सर। हाँ सर एक और है सर, सर ये कौन सी है सर? ये तो सूखा हुआ पत्ता है। नहीं, ये काला पड़ गया सर पेड़ में सर, वो पेड़ काला पड़ रहा है। वही जो मैं कह रहा हूँ उसको स्प्रे करिए। ठीक है सर, बाद में ये काला पड़ जाता है। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। ओके सर, आप इसको स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दीजिए वीरेंद्र जी। ठीक ठीक सर। रमजीत जी, आपको कोई और प्रश्न है क्या? जी पूछिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आम के इसमें जैसे गुच्छा रोग हो जाता है तो उसकी कटिंग हमें किस समय पे करनी चाहिए? देखिए ऐसा है, आम का गुच्छा रोग जो है, अगर आप जैसे बौर निकलता है फरवरी में जी, तो जहां से बौर निकला है वहां सिकेटिएट से काट दीजिए। टाइमली समय से काटेंगे तो हो सकता है वहां से सही बौर अगेन दोबारा निकल जाए। जी, लेट करेंगे तो गुच्छा बन जाता, फिर दोबारा नया बौर नहीं निकलता है। तो फरवरी महीने में जैसे वो गुच्छा देख लीजिए, उसको काट दीजिए, काट के जमीन में गाड़ दीजिए या जला दीजिए। और अगर ज्यादा पुराना हो गया तो उसको काट के फेंक दीजिए। मतलब फरवरी में जब वो निकलेगा, बोर्ड निकलेगा, उस समय पे काटना है उसको? नहीं, आपको देखना है कि ये मैंगो माल फॉर्मेशन है कि नहीं। अगर है तो उसको काट दीजिए, तो नया बोर जो निकलेगा वो अच्छा वाला बोर निकलेगा, सही बोर निकलेगा। ठीक है। और जो अभी जैसे पुराना लगा हुआ है पौधे के ऊपर, उसको वो तो काट के जल्दी खत्म करिए, उसको काट देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ब्रजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ब्रजेश त्यागी जी? नहीं, थैंक यू। ओके, रामासी जी कोई प्रश्न आपका? ठीक है सर। सर मैं चाहता हूँ कि टाइम भी हो चुका है 12 बजे, क्योंकि एक्चुअली मेरे को भी अभी दिल्ली के लिए निकलना है। तो मैं चाहता हूँ अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको कंक्लूड करते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। डॉक्टर हरिराम सर? हाँ कंक्लूड करिए। सूरजपाल जी कुछ पूछ रहे हैं जी, पूछिए सूरजपाल जी। सूरजपाल सिंह जी। सर सूरजपाल सिंह जैसलमेर से, मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि मैं अपने घर के बगीचे के लिए अमरूद के कुछ पौधे लाया था। उसमें क्या है कि भूलवश बच्चों ने सीधा गौमूत्र डाल दिया, तो उसमें उस वक्त थोड़े फूल और फल थे, और इस बात को करीब 6-8 महीने हो गए और अब उसमें फूल फल नहीं आ रहे हैं। तो ये किस कारण से हुआ है? गौमूत्र डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिन बाद वो सही हो जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? जी नहीं। एक बार मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए ताकि हम एक फोटो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि उसको हम आज के पार्टिसिपेंट्स की एक लिस्ट में एक बार आप सभी अपने अपने विशाल गोयल जी कुछ पूछ रहे तो पूछिए, आप इतने सब ऑन कर रहे हैं। सर इसी ग्रुप में एक बार एक सर ने बताया था कि महाराष्ट्र में कुछ फार्मर्स हैं, वो अपनी कई फसलें एक साथ ले लेते हैं कुछ 6 महीने के अंतराल पे। सर वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए विशाल जी। अभी जी विशाल जी पूछिए। हाँ जी सर इसी ग्रुप में एक वेबिनार हुआ था, तो उसमें किसी ने बताया था, को सर का याद नहीं आ रहा नाम। डॉक्टर आर्य राम सर ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, हमें ने बताया था, बताइए। जी जी सर, वही विधि हम अपने नॉर्थ इंडिया में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारी फसल हो जाएगी। जब बुआई करते हैं गन्ने की, उसमें देख लीजिए कौन सी फसलें हो रही है। गन्ना नहीं है, गन्ने के अलावा सर गन्ना नहीं लगाना। सर जम्मू से ही है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। कौन सी फसलें उगाते हैं? गन्ना उगाते हैं? नहीं सर, गन्ना नहीं है सर, गन्ना नहीं है, सीरियल्स है। क्या उगाते हैं? सीरियल्स, ज्यादा सीरियल्स ही हैं। ज्यादा अपनी मक्की वगैरह ही होती है सर, सीरियल क्रॉप से ज्यादा। अच्छा, एक हमारा नंबर नोट करिए, अभी समय हो गया, अभी बाद में बात कीजिए। जी सर। 9415 9415 45 45 94 94 64। थैंक यू अभी सर। बाद में बात कर लीजिएगा, अभी कंक्लूड हो रहा है सेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, हमने फोटो क्लिक कर लिया है, वो आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। और सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग डेली की तरह हम लोग सब एक साथ जुड़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जो हमारा ये